लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी जूते दो पैसे लो लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मेरे दोस्त पंकज की शादी गांव में हो रही थी। उसकी जिद थी कि मुझे भी उसकी शादी पर गांव जाना पड़ेगा। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर मम्मी और पापा की जिद भी जब शामिल हो गई तो मैं इनकार न कर सका। अब मैं जाने को तैयार हो गया। तब पापा ने बताया कि गांव की लड़कियां बड़ी शरारती होती हैं, इसलिए तुम ज़रा होशियार रहना। होशियार रहना क्या, मैं तो होशियार हूँ ही। मैं ट्रिमर बंद करता हुआ बोल पड़ा। मेरे इस जवाब पर पापा हंसते हुए बोले, बेटा अभी शरारती लड़कियों से पाला ही कहाँ पड़ा है। शादी ब्याह की रस्मों में तुम्हारी होशियारी खड़ी पानी भरती रह जाएगी और दूल्हे की सालियां तुम्हें चूना लगाकर चंपत हो जाएंगी। पापा मेरे कपड़े बैग में रखते हुए मुस्कुराकर मम्मी की तरफ देखकर बोले तो मम्मी उनकी बातों पर हंस पड़ी। कौन सी रस्म? वो जूता छुपाई वाली रस्म तो नहीं। मैं एक बार फिर से ट्रिमर उठाकर आईने के सामने खड़ा हो गया। हाँ और क्या, जूता छुपाई की रस्म पर बड़ा तगड़ा चूना लगाती हैं ये सालियाँ। पापा बैग का जिप बंद करते हुए बोले, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत होशियार हूँ। मैंने पंकज से पहले ही कह दिया है कि अगर तुम्हारी सालियाँ जूता छुपाने में कामयाब हुई तभी उन्हें नेक के पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। मैं शीशे में खुद को देखता हुआ बोला, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना पंकज की तरह तुम्हें भी लड़की को हल्दी और मेहंदी दोनों लगवाना पड़ेगा। मम्मी बैग उठाकर साइड पर रखती हुई मुस्कुराकर कह रही थी। मुझे पंकज की बात याद आ गई। भैया की शादी पर माही ने मुझे जूता छुपाई की रस्म में 10,000 का चूना लगाया था। अब मैं उसे हल्दी और अपने नाम की मेहंदी दोनों लगवा रहा हूँ। बड़ी चालाकी दिखा रही थी। कैसा बनाया उल्लू? पंकज इतना कहकर हंस पड़ा था। लड़की अच्छी हो तो हल्दी और मेहंदी लगवाने में हर्ज ही क्या है। पापा की बात पर मेरे हाथों से ट्रिमर गिरते गिरते बचा। पापा मुझे गांव में शादी नहीं करनी। यहाँ की लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, वहाँ की क्या खाक आएंगी। मैं ट्रिमर बंद करता खुद को शीशे में देखता हुआ बोला, शहर हो या गांव, तुम कहीं तो लड़की पसंद करो। कब तक ऐसे रहने का इरादा है? मम्मी मेरे सामने खड़ी नाराजगी से बोली। जब तक लड़की पसंद नहीं आती। मैं मम्मी के गाल को छूता हुआ बोला ताकि उनका चढ़ा हुआ पारा उतर जाए। अरे यार, इसे जाने तो दो, बड़ा होशियार बना फिरता है। ये लड़की पसंद नहीं, वो लड़की पसंद नहीं, उसे जाने तो दो, फिर देखना। पापा मम्मी से कह रहे थे और मम्मी उनकी बातों पर नाराज होकर कमरे से निकल गई थी। मुझे उनकी नाराजगी से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। मैं ट्रिमर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर शीशे में खुद को देखने लगा और दिल ही दिल में खुद को सराहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारे सामने किसी की चालाकी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं। पंकज माही से उल्लू बन रहा था क्योंकि माही पंकज को पसंद आ गई थी। मुझे कोई पसंद आने वाली नहीं, और जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। अनुज, अब तुमको शादी कर लेना चाहिए बेटा। तुम्हारी माँ कब तक घर के काम काज करती रहेगी? पापा मेरे सामने खड़े कह रहे थे। पहले लड़की तो पसंद आए, फिर होगी शादी। मैं अब भी आईने में खुद को निहार रहा था। पापा कुछ कहे बगैर ही नाराज से कमरे से निकल गए। 2 दिनों बाद मैं पंकज की फैमिली के साथ गांव में था। लड़की वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम करवा रखा था। शहर की दौड़ती भागती ज़िंदगी से निकलकर गांव का खुला खुला माहौल बड़ा अच्छा लग रहा था। बारात 2 दिनों बाद थी। हम सब लड़की के घर पर ठहरे हुए थे। बड़ा खूबसूरत माहौल था। लड़की वालों ने हम सबकी खूब खातिरदारी की। हर चीज़ पूछ पूछ कर परोस रहे थे। अब भी मैं खाने के लिए बैठा था। लड़की के फूफा पान चबा चबा कर कह रहे थे, ज़रा अच्छे से खिलाओ, मेहमान बार बार नहीं आते,
आते क्यों नहीं? अभी तो पंकज भाई की शादी पर आए थे हम सब। अभी तो दीपक भाई की शादी पर आए थे हम सब, अब पंकज की शादी पे आ गए। पंकज की बड़ी दीदी हंस हंस कर कह रही थी। दीदी की बात पर मैं भी हंस रहा था और अभी मेरी हंसी बंद भी नहीं हुई थी कि मेरी प्लेट में एक साथ 2 चिकन लेग पीस परोस दिया गया। मैं हंसी रोककर चिकन पीस डालने वाली लड़की की आंखों को आंखें फाड़े देखने लगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद मेरी नज़रें हट कहाँ रही थीं, इसलिए देखता ही रहा। बड़ी बड़ी ग़िलाफ़ी आँखें, अगर उन आँखों में चमक होती तो नाजुक नाजुक होंठ, अगर होंठों पर मुस्कान होती तो उसका सुर्ख सफ़ेद रंगत, अगर इस खूबसूरत रंगत पर कोई शोख रंग का खूबसूरत सा ड्रेस होता तो मैं इससे आगे भी और कुछ सोचता, मगर इससे पहले उसकी खूबसूरत सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आप खाने पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक और लेग पीस मेरी प्लेट में डालती हुई धीरे से बोली थी। मैं उस पर से नज़रें हटाकर अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। मेरी प्लेट में लेग पीस का ढेर लग चुका था। मैं आंखें निकाले एक बार फिर उसे देखा जो डोंगे से और पीस निकाल रही थी। बस आप और मत डालें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं हाथ उठाकर उसे रोकता हुआ बोला, आप नहीं, अनमोल कहें मुझे, और ये आपके लिए नहीं पंकज भाई के लिए है। वो कदरे धीमे लहजे में बोली और एक साथ 2 लेग पीस पंकज की प्लेट में डालकर खड़ी हो गई। पंकज मुस्कुराकर उसे देखा और फिर खाने में मगन हो गया, और मैं कभी अपनी प्लेट और कभी उस सौगवार सी हसीना को देखता रहा। ये लड़की अनमोल है, माही की फूफा की लड़की। दीपक भैया दीदी को बता रहे थे। अनमोल के नाम पर मैं गर्दन मोड़कर उनकी बात सुनने लगा, मगर उन्होंने आगे कुछ बताया ही नहीं। मैं सर झटककर पंकज को देखा जो खाने में मगन था। अरे ओ भुक्खड़ की औलाद, अपनी प्लेट वाला खाकर मेरी प्लेट से भी खा लेना, मैं केहूनी मारकर पंकज से बोला। तो वो अनुज, ज़रा तमीज़ से यार, ये मेरा होने वाला ससुराल है, वो मिमिया कर कह रहा था। है तो मैं क्या करूं? देखो तुम्हारी साली अनमोल ने मेरी प्लेट में चिकन मार्ट खोल दिया है। मैं कनखियों से उस लड़की को देखा जो मेरे देखने पर भागी हुई मेरे पास आकर मुझसे पूछ रही थी, और चिकन चाहिए क्या? नहीं, इतना बहुत है, कल भी खाना है, इसलिए ज़रा कम ही खाऊं तो अच्छा है। मैं उसे देखकर अटक रहा था। जी, बढ़िया सोच है आपकी। आपकी प्लेट देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ कर खाते हैं। इससे पहले कि मैं उसके इस तंज पर कुछ कहता, वो मुस्कुराकर उठ गई। उसकी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर रौनक बिखेर दी थी। पंकज ने बत्तीसी बाहर करते हुए मुझे देखा। पंकज के बच्चे, तुम सिर्फ उसकी बातों पर बत्तीसी ही बाहर करते रहना। मैं चिढ़ गया। तो और क्या करूं? तुम्हें तो उस वक्त ही मना कर देना चाहिए था जब उसने एक पीस डाला था, मगर तुम तो उसे निहार रहे थे। उसके चेहरे का जोग्राफिया नाप लिया होगा तुमने, और फिर नहीं पसंद का लेबल लगाकर मुझे लड़की पसंद आए तब शादी करूंगा का फैसला दे दोगे। अब कल तक खाते रहो। पंकज मुझे अकेला छोड़कर उठ गया और मैं दिल ही दिल में पंकज को दाद दे रहा था कि उसने बहुत सही अंदाज़ा लगाया कि मैं उसे देखकर क्या सोच रहा था। मैं पंकज के उठने के बाद भी आधे घंटे तक बैठा खाता ही रहा और दिल ही दिल में ये फैसला भी कर लिया कि उस साली की बच्ची को जूता छुपाई पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ मैं। मगर कहती है ना कि ये न थी हमारी किस्मत। हाँ, हमारी किस्मत ये कहाँ थी कि मैं उसे फूटी कौड़ी भी देता। ये देने लेने वाली बातें तो जूता छुपाई वाली रस्म पर होनी थी, मगर उस खूबसूरत सौगवार सी हसीना ने
मेरे नाक में दम पहले ही कर रखा था। नाक में दम इस तरह कर रखा था कि मैं बार बार उसकी सौगवार आंखों में शोखियां सजाने की कोशिश करता और वो हर बार बड़ी मासूमियत से मुझे उल्लू बना जाती और मैं आंखों में शोखियां सजाते सजाते रह जाता। सुबह चाय इतने प्यार से पकड़ाई कि क्या बताऊं। आंखों में न तो शोखियां थीं न होठों पर मुस्कान। शराफत की पुतला बनी नमक वाली चाय पकड़ाकर चलती बनी। दोपहर खाने के लिए बैठा तो वो दही सर्व कर रही थी। मेरी प्लेट में दही का प्याला रखती हुई बोली, सॉरी, सुबह की चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अच्छा जी, तभी नमक ज्यादा लग रहा था मुझे। मैंने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, इसीलिए तो सॉरी कह रही हूँ। वो और मासूम बन गई, न होठों पर मुस्कान न आंखों में शोखी वाली चमक। मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। वो मेरे पास से उठकर दूसरों को दही बांट रही थी और मैं अभी दही मुंह में रखा ही था कि मुझे ये एहसास हो गया कि ये दही नहीं, रुई है। मैं फौरन वॉशरूम की तरफ भागा और वो हॉल से बाहर। मैं अंदर तक सुलग रहा था। कोई ऐसा भी करता है भला? मैं कुल्ली पर कुल्ली कर रहा था। बार बार कुल्ली करने पर भी मुझे यही लग रहा था जैसे रुई का फाहा मेरे गले में अटक कर रह गया है। वॉशरूम से वापस आकर मैंने दीपक भैया से साफ साफ कह दिया कि जूता छुपाई पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूं मैं इस अनमोल की बच्ची को। रात पलंग पर आया तो बार बार सौगवार आंखें मेरी आंखों में आ रही थीं और मैं सुबह उन सौगवार आंखों में शोखियां सजाना चाहता था, अब नहीं सजा पा रहा था। बार बार रुई का फाहा हलक में अटक जो रहा था। दूसरे दिन सुबह से शाम हो गई, अनमोल मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। बारात निकलने से पहले मैं खूब तैयार होकर बाहर आया और इधर उधर उस सौगवार आंखों को ढूंढ ही रहा था कि एक बार मेरी नजरें उस पर टिक कर रह गईं। शायद मैं उसकी सौगवार आंखों में शोखियां सजाता तो उसे इतना शोक नहीं बना पाता जितनी शोखियां इस वक्त उसकी आंखों में बसी थी। मैं कितनी देर उसे देखता रहा मगर उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। मैं कितनी बार उसके पास से गुजरा भी मगर उसने मुझे नहीं देखने की कसम खा रखी थी शायद। तभी मेरा फोन बजा और दीपक भैया ने कल वाली बात याद दिलाई कि जूता तुमको संभाल कर रखना है, ऐसा न हो कि अनमोल जूता ले उड़े। जी भैया, मैं अटक अटक कर कह रहा था और मेरी नजरें अनमोल पर ही टिकी हुई थीं। जूता क्या? अनमोल तो मेरी जान ले रही थी इस वक्त। बारात लगने के बाद दीपक भैया ने जूता मुझे थमाकर कहा था, छुपा कर रखो, किसी को पता न चले कि जूता तुम्हारे पास है। मैं अज़बात में सर हिलाता हुआ जूता लेकर रख लिया। मैं पंकज का जूता पकड़े बैठा था। पकड़े क्या, उसी जूते के ऊपर बैठा था और वो यानी अनमोल कयामत ढाती, जुल्फें उड़ाती, कमर मटकाती, कंगन बजाती मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही थी मगर उसकी नजरें मुझ पर नहीं थीं। वो इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। दीपक भैया ने मुझे चुटकी ली और कहने लगी, अनुज, अनमोल पर से नजरें हटाकर जूता पर ध्यान दो वरना जूता कब गायब होगा समझ नहीं आएगी तुम्हें। फिर गिनते रहना हजार के नोट। मैं कुछ खिसिया कर अपनी नजरें अनमोल से हटा ली। दीपक भैया खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कल तक छेड़कर दिल जलाती ये लड़की अनमोल मुझे कड़वी कड़वी लग रही थी मगर आज उसकी सज धज पर मेरा दिल उस पर हुमक हुमक कर आ रहा था। खाना खाने के बाद तक जूता मेरे पास ही था। फेरा भी हो गया, मैं जूते पर ही बैठा रहा। लड़कियां हंसी मजाक कर रही थीं और अनमोल
जूता खोजने के चक्कर में थी, क्योंकि दीपक भैया ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक तुम जूता नहीं चुराओगी पैसे नहीं मिलेंगे। मैं अपनी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अनमोल की परेशानी बढ़ रही थी। अनमोल के साथ साथ उसकी सहेलियां भी हर जगह पर जूता खोज रही थीं, मगर जहां खोजना था वहां तक उनका दिमाग नहीं जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि एक बार अनमोल आए और बड़े प्यार से बोले कि क्या आपने जूते देखे हैं? बस मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, जूता भी उसे दे दूंगा और वो जितने पैसे मांगेगी उतने पैसे भी। मगर वो आए तब ना, वो बोले तब ना। मैं इंतज़ार करता रहा मगर वो नहीं आई। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका चलना मुझे बहुत लुभा रहा था, मगर जूता न मिलने पर उसका चेहरा लटक सा गया था। एक बार फिर से उसकी चंचल सी आंखों में सौगवारी नजर आने लगी थी। मुझे उसका उतरा हुआ चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। आखिर मैं धीरे से उठा, जूता उठाकर कोट के अंदर छुपाया और सबकी नज़रों से बचता हुआ धीरे से उसे पुकारा। मेरी आवाज़ पर वो नज़रें उठाकर मुझे देखी, जैसे पूछ रही हो क्या है। मैंने कोट के अंदर से जूता निकालकर एक झलक उसे दिखाया तो वो गिरती पड़ती मेरे पास आकर रुक गई। अच्छा जी, जूता आपने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, जभी तो नहीं मिल रहा था। वो तो जैसे उछली पड़ी थी। शोखियाँ वापस से आंखों में उमड़ आई थी और एक बार फिर वो मुझे बेइंतहा खूबसूरत लगने लगी थी। मैं उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया, फिर धीरे से बोला, किसी को पता न चले कि जूता मैंने तुम्हें दिया है। मैं उसके हाथों पर में जूता पकड़ाकर मुस्कुराकर कह रहा था तो वो सर हिलाती ओके कहकर स्टेज की तरफ दौड़ पड़ी थी। मैं धीरे धीरे चलता स्टेज तक आया था। वो दीपक भैया से मोल मलाई कर रही थी। दीपक भैया जेब से नोट निकाल कर उसके हाथों में रख रहे थे कि उनकी नजरें मेरे ऊपर पड़ गई। मैं बगैर पलकें झपकाए अनमोल को देख रहा था, जो हर बार दीपक भैया से नोट पकड़ने के बाद मुस्कुराकर मुझे देख लेती थी। दीपक भैया 10,000 गिनने के बाद ही जूता उससे ले पाए थे। दीपक भैया जूता लेकर पंकज के पास आए और जूता उसके आगे रखकर मेरे बराबर खड़े होते हुए बोले, ये होती हैं सालियाँ, दिल खोलकर चूना लगाती हैं, कोई नहीं सकता इनसे। तुम क्या खाक सकते? देख लिया ना, जीत गई ना ये सालियाँ, खुद से देना पड़ता है जूता। वाह रे तीसमार खान। दीपक भैया मेरे हाथ पर हाथ मार कर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। मैं समझ गया भैया ने हमारी चोरी पकड़ ली है। पंकज ने एक बार मुझे देखा, फिर अनमोल को और फिर दीपक भैया से कहने लगा, लगता है हमें जल्द ही बारात लेकर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। क्यों अनुज? आखिर में वो मुझसे पूछ रहा था। मैं इस बात में सर हिलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।